तो हम लोग वापस बात कर रहे हैं अपनी लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक के बारे में कि हमारा जो बैंक है उसमें जो लोन एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो किस तरह से होती हैं। मतलब कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि लोन की बैंक्स क्या करते हैं, हम लोग बैंक्स में कुछ डिपॉजिट अपना मतलब अपने कुछ पैसे को डिपॉजिट करते हैं, यानी कि जो हम लोग क्या है डिपॉजिटर्स हैं। डिपॉजिटर्स क्या करते हैं, अपनी मनी को डिपॉजिट करते हैं। बैंक इन रिटर्न क्या करते हैं, बैंक उसके बदले में हमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लगाता है। वो चार्ज नहीं कर रहा है, वो हमें दे रहा है, तो यानी कि क्या होता है वो हमारी एज एक्स्ट्रा मनी हम उसको मान करके चलते हैं। अब हम लोग बैंक में अपना पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक उस पैसे की जिम्मेवारी भी ले रहा है, साथ ही साथ वो हमें अपना अलग से इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो वो ये सब कर ही क्यों रहा है, उसकी भी कहीं ना कहीं से इनकम जनरेट हो रही होगी, और कोई बिना मतलब के कोई काम हमारा नहीं करने वाला है। तो यानी कि सेम थिंग हमारी किस पे लागू होती है, बैंक पर भी होती है। तो हम लोग इस जर्नी को आगे लेके जाते हैं कि डिपॉजिटर में डिपॉजिटर होने के साथ साथ एक कुछ और भी लोग होते हैं हु आर बोरोवर्स। देखो, एक इकोनॉमी एक कंट्री में रहने वाले लोग, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास एक्सेस मनी है, कि ज़रूरी नहीं है कि वो लोग अपनी मनी को सब लोग डिपॉजिट ही कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लोन की भी ज़रूरत होती है। अब लोन की ज़रूरत होती है तो क्या होता है, बैंक क्या करते हैं, लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। अब बात ये आती है कि बैंक के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा जो उन्हें लोन पर दे दे, और अगर उसने यानी कि बैंक ने हमारी मनी को जो हमने डिपॉजिट किया उसे किसी और को दिया तो ऑब्वियसली बात है हम उस पर क्लेम कर देंगे। तो यानी कि उसका मैकेनिज्म क्या है वो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, आराम से ध्यान से देखना, क्या हो रहा है कि बैंक में जितने भी हम लोग डिपॉजिट करते हैं, लेट्स सपोज 100 रुपीज़ अगर एक बैंक के पास हैं, तो वो क्या करेगा उन 100 रुपीज़ का। देखो, बैंक की बात मानकर चलते हैं कि जितने भी लोगों ने डिपॉजिट्स किए हैं वो लोग एक बारी में सारा पैसा विड्रॉ करने नहीं आएंगे, लेकिन वो ये भी मान के चलते हैं कि कुछ अमाउंट ऐसी होती है जो लोग डे टू डे में अपनी जो है विड्रॉ करने के लिए आ जाते हैं। तो इसलिए बैंक क्या करता है, डिपॉजिटेड मनी में से 2 पोर्शन करता है उसके, एक माइनर पोर्शन और एक होता है मेजर पोर्शन। लेट्स सपोज इन 100 रुपए में से 10 रुपीज बैंक ने अपने पास रख लिए, ये सोचकर ये मानकर कि जब डिपॉजिटर अपने पैसे विड्रॉ करना आएगा, अपनी मनी को विड्रॉ करना आएगा, तो मैं उसे इस 10 रुपए में से वापस कर दूंगा। बाकी के जो 90 रुपीज़ हैं तो उसमें क्या होगा, वो 90 रुपीज़ बैंक क्या कर देते हैं, इस 90 रुपीज़ का वो लोन एक्सटेंड कर देता है लोगों को। अब क्या होगा, देखो एक और चीज़, जब हम लोग डिपॉजिट करते हैं और डिपॉजिट करने पे हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो काफ़ी कम होता है इन कंपैरिजन टू उस लोन के जो बैंक बोरोअर्स पे चार्ज करते हैं। तो यानी कि बैंक ने क्या किया, बैंक इज परफॉर्मिंग अ मीडिएटर्स रोल। बैंक क्या है, एक मीडिएटर है, ठीक है। इधर कौन है, डिपॉजिटर्स है, और इधर कौन है, बोरोअर्स है। डिपॉजिटर्स पैसा देंगे, उसका कुछ अमाउंट मैं अपने पास रखूंगी, यानी कि बैंक अपने पास रखेगा, कुछ अमाउंट को मैं आगे लोन के लिए दे दूंगी। ये जो पैसा लोन के लिए जाएगा उस पर क्या होगा, मैं कुछ इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। पर उससे क्या फर्क पड़ता है, इंटरेस्ट तो इधर भी चार्ज हो रहा था, हमें भी तो मिल रहा है पैसा। उससे ये फर्क पड़ता है कि जो इंटरेस्ट बोरोअर्स के पास होगा, यानी कि जो इस साइड है, वो क्या होगा, उसकी अमाउंट, उसका रेट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू डिपॉजिटर्स के साइड। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर वो 90 रुपीज़ जो एज अ लोन एक्सटेंड कर चुका है बैंक, उस पर वो अगर 5% चार्ज कर रहा है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं कि बैंक 5% चार्ज कर रहे हैं। बैंक जो है 5% चार्ज कर रहा है एज इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोअर्स, और इधर वो क्या कर रहे हैं, वो हमें 2% इंटरेस्ट दे रहा है टू डिपॉजिटर्स। तो यानी कि ये जो डिफरेंस है 5 और 2 के बीच में, 2 के बीच में, ये क्या होगा हमारा, ये जो डिफरेंस है ये बैंक की क्या है, इनकम है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि बैंक क्या काम करता है, बैंक मीडिएटर का रोल प्ले करता है उन लोगों के लिए जो पैसे डिपॉजिट करने आते हैं और उन लोगों के लिए जो पैसे को, जो मनी को बोरो करते हैं।
नाउ द क्वेश्चन इज, लोग बोरो क्यों करते हैं जब इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें चार्ज किया जा रहा है? उसका रीजन ये है कि वो जो इंटरेस्ट है, क्योंकि वो लोग बोरो, उनके पास कई सारे काम होते हैं, जैसे कि मैरिज रिलेटेड, जब किसी को शादी करनी होती है तो वो लोग लोन ले लेते हैं, किसी को कहीं अपनी इंडस्ट्री लगानी होती है, एग्रीकल्चर के लिए लोग लोन लेते हैं, अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, इन सब के लिए क्या लिया जाता है? लोन लिया जाता है। तो सेम चीज अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आई होप आपको बैंक का काम समझ में आ गया है। ये वर्ड आपको भूलना नहीं है कि बैंक मीडिएटर का काम करता है। बैंक वर्क्स एज मीडिएटर। डिपॉजिटर्स पैसे डिपॉजिट करते हैं जिसपे उन्हें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बैंक उसका एक मेजर पोर्शन, ये टर्म्स याद रखनी है, लोन एक्सटेंड करने में लगा देता है जो बोरोवर्स को दिया जाता है, और उसके बदले में भी उनसे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होता है वो क्या है? बैंक की इनकम ऑफ बैंक, बैंक की इनकम है। नाउ लेट अस रीड दिस मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू आवर बुक। अपनी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्या होगा? बैंक वर्क एज मीडिएटर। मैंने अभी बताया था बैंक क्या करता है? मीडिएटर की तरह वर्क करता है बिटवीन द डिपॉजिटर्स एंड द बोरोवर्स, डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के साथ। नाउ बैंक्स होल्ड ओनली सम परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट इन बैंक। बैंक क्या करता है? उस डिपॉजिट हुए अमाउंट का कुछ पोर्शन, यानी कि वो एक माइनर पोर्शन होता है, ये वर्ड आपको जरूर यूज करना है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, कि बैंक जो पैसा अपने पास रखता है वो एक माइनर पोर्शन होता है। वो माइनर पोर्शन जो होता है वो अपने साथ रख लेता है, ये मानकर कि जब भी कोई डिपॉजिटर अपने अमाउंट को विड्रॉ करना आएगा तो मैं उसे इस रुपए में से रीपे कर दूंगा। नाउ पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक एंड गोट सम इंटरेस्ट एज एक्स्ट्रा इनकम। जब लोग डिपॉजिट करते हैं अपने पैसे को बैंक में तो उन्हें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एज एक्स्ट्रा मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। ओके, नाउ मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिटेड मनी इज प्रोवाइडेड, जो मेजर वाला पोर्शन है, माइनर की बात हम यहाँ पे कर चुके हैं, माइनर पोर्शन, यहाँ पे मेजर पोर्शन की बात करें कि मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिटेड मनी इज प्रोवाइडेड टू दोज पीपल who are in need of money for economic activities such as marriage, agriculture, etc. Here is a term, economic activity. What do you understand by economic activity? एक बार पढ़ लेते हैं। कोई भी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी जो एक इकोनॉमी में परफॉर्म की जाती है, मगर बशर्ते उसके बदले में क्या होता है, हमें कुछ अर्निंग हो रही होती है। तो यानी कि कोई भी एक्टिविटी जो इकोनॉमी में की जाती है जिसके बदले में हमें कुछ अर्निंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, या जनरली भी उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं जब किसी इकोनॉमी में कोई एक्टिविटी की जाती है। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पर, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कि मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिटेड मनी इज प्रोवाइडेड टू दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी। जो लोग पैसे की नीड में हैं उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है एज अ लोन फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज मैरिज, एग्रीकल्चर, बिजनेस, एजुकेशन एटसेट्रा, कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज, इन दिस केस जो हमने पढ़ा इसमें क्या हुआ? मनी इज प्रोवाइडेड एज लोन, मनी को एज लोन प्रोवाइड किया गया विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कटी गया है, विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ बोरोइंग मनी एंड द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटेड मनी, यानी कि जो बोरोइंग मनी है हमारी, बोरोइंग मनी पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है माइनस में डिपॉजिटेड मनी पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? इज द इनकम ऑफ द बैंक, वो बैंक की इनकम होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि बैंक किस तरह से काम करता है और वो मीडिएटर का रोल परफॉर्म करता है, और बैंक हमारे साथ क्यों है, क्योंकि उसे भी इनकम हो रही है और वो इनकम किस तरह से जनरेट हो रही है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक which is two different
क्रेडिट सिचुएशंस, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। किस चीज़ की? क्रेडिट के सिचुएशंस। कैसे सिचुएशंस? मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बात बताओ, जब हम लोग लोन लेते हैं तो क्या हमेशा फ़ायदा ही होता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर लेट सपोज मैंने अपने कोई बिजनेस खोलने के लिए, अपना किसी बिजनेस को कमेंस करने के लिए मैंने कोई भी अमाउंट को एज अ लोन लिया, अब अगर वो जो अमाउंट, वो जो लोन के पैसा है, अगर मैंने वो अपने बिजनेस में लगा दिया पर वो बिजनेस नहीं रन किया, वो नहीं चल पाया, उसे वो सक्सेस नहीं मिली जो मैंने सोची थी, तो क्या होगा? वो जो क्रेडिट है, नाउ इट विल टर्न इनटू अ डेट। अब वो क्रेडिट क्या बन जाएगा मेरे लिए? एक डेट बन जाएगा। DEBT, बी साइलेंट। डेट क्या होता है? यानी कि कर्जा। क्रेडिट तब तक क्रेडिट था जब तक मैं उसे रीपे करने की कैपेसिटी थी मेरी। अब क्योंकि मेरी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, क्यों खत्म हो चुकी है? क्योंकि मैंने जिस पर्पस के लिए लोन लिया था, अब वो पर्पस मेरे पास नहीं है जिससे मैं उस लोन को चुका सकूं। तो यानी कि अब वो क्या बन जाएगा? मेरा सरदर्द बन जाएगा, यानी कि डेट बन जाएगा। ओके, अब ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ खराब भी हो, क्या पता मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा? बिजनेस अच्छा चलने पर क्या हो जाएगा कि ये जो क्रेडिट सिचुएशन है, जो मैंने क्रेडिट लिया है, वो मेरे लिए एक काफ़ी बेनिफिशियल सिचुएशन बन जाएगी कि क्रेडिट की वजह से मेरा बिजनेस कमेंस हो गया। उस कमेंस होने के बाद जो प्रॉफिट हुआ उससे मैंने अपने लोन को रीपे कर दिया और अब मुझे सिर्फ प्रॉफिट होता जा रहा है। तो हमें ये चीज़ पढ़ने की, क्रेडिट की दो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं और हम ये सिचुएशन क्यों पढ़ रहे हैं? आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और एज अ केस स्टडी आई है, तो इसको हमें क्या समझ के पढ़ना है? केस स्टडी समझ करके पढ़ना है। शुरू करते हैं। फर्स्ट इज इट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल। ये जो लाइन है इसको अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें आप लोग साथ के साथ मार्क कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। देखो, सबसे पहली सिचुएशन हमारी जिसमें जो हमारा क्रेडिट है वो क्या कर रहा है? एक वाइटल एंड पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। लेट्स सी कैसे। देखो, इट्स अ फेस्टिवल सीजन, एक फेस्टिवल का सीजन चल रहा था जिसमें कि एक लड़का या कोई भी सलीम, जिसका नाम क्या है? सलीम। ये जितने भी पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे आपको भूलना नहीं, क्योंकि हमारी केस स्टडी आती है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। ओके, और केस स्टडी जरूरी है कि वो क्या पता सलीम के नाम से दे दे या इट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल, आपको एक स्टेटमेंट बना के देगा, लास्ट में बोल दे जाएगा कि नाउ एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, क्रिटिसाइज द स्टेटमेंट। तब उस टाइम पे आपको वो स्टेटमेंट अपने वर्ड्स में तो एक्सप्लेन करनी है, साथ में ये जो केस स्टडी है इसको भी एक्सप्लेन करना होगा। तो शुरू करते हैं। It's a festival season and here is a Salim who is a shoe manufacturer received an order of 3000 pairs of shoes। क्या हुआ? फेस्टिवल सीजन में सलीम को एक ऑर्डर मिला और 3000 शूज़ का, 3000 पेयर्स ऑफ शूज़ का, जो उसे कंप्लीट करना था। नाउ टू कंप्लीट द ऑर्डर उसे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि ही हायर्ड अ फ्यू मोर वर्कर्स, उसने कुछ और वर्कर्स को हायर कर लिया क्योंकि वो अभी तक एक साथ 3000 शूज़ को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसे करने थे। तो क्या होगा? उसने कुछ वर्कर्स को हायर किया, साथ ही साथ उसे कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए था, तो उसने वो रॉ मटेरियल भी ले लिया। नाउ टू मीट दीज एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस क्या है उसके लिए सडन है, उसने क्या किए? कुछ न्यू वर्कर्स को हायर किया है एंड रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदा है। तो अब क्या हुआ? इन दोनों एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ही ऑब्टेन्ड लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज, उसने 2 सोर्सेज से लोन को ऑब्टेन किया है। फर्स्ट he asked the leather supplier to supply leather now and promises to pay him later। जो वो लेदर के शूज़ बनाने वाला है उसने लेदर सप्लायर से कहा कि तू मुझे अभी एज अ रॉ मटेरियल लेदर पकड़ा दे, मतलब कि लेदर मुझे सप्लाई कर दे। जब मेरा ये जो ऑर्डर है जब वो कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दैट आई विल रीपे, मैं ये पैसा रीपे कर दूंगा। तो ये उसका क्या था? इट वॉज हिज फर्स्ट सोर्स ऑफ लोन। Second, he obtains loans in cash from the trader as advance payment। उसने क्या बोला? इसमें क्या लिया था? उसने काइंड में लिया था।
क्या लिया था काइंड में, किंग लिख दिया मैंने, काइंड में लिया था उसने लेदर। नाउ सेकेंड में उसने क्या किया, उसने कैश लिया ट्रेडर से एज एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट किस लिए, कि जब मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपने जो भी मैंने मतलब जो भी बाद की जो पेमेंट बचे वो मुझे दे देना। तो उसमें क्या होगा, रिजल्ट क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर एंड मेड अ गुड प्रॉफिट। एट द एंड ऑफ द मंथ जब सलीम ने अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लिया तो क्या हुआ, ऑर्डर को कंप्लीट करने पर उसे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट की वजह से उसने जो लोन लिया था वो रीपे कर दिया। लेदर जो उसने फ्री में लिया था उसके भी पैसे वापस कर दिए हैं, जो बाकी की पेमेंट थी वो भी उसको मिल गई है। अब क्या हुआ, उसका फ़ायदा हो गया। भाई त्यौहार का टाइम चल रहा है, उसे एक अच्छा खासा ऑर्डर मिल गया, उसने वो ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, लोन लेके किया, वो लोन भी रीपे कर दिया, अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया, उसकी तो चांदी चांदी है। तो यानी कि क्या हुआ, इट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल समटाइम्स। ओके, ये थी हमारी फर्स्ट सिचुएशन। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड सिचुएशन विच इज इट पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। इसमें क्या हो रहा है कि कई बार क्रेडिट इंसान को इस तरह की सिचुएशन में पहुंचा देता है कि उससे रिकवरी होना काफ़ी पेनफुल होता है। लेट अस टॉक अबाउट स्वप्ना। स्वप्ना इज अ लेडी हु इज अ स्मॉल फार्मर एंड हैज 3 acres ऑफ लैंड। स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है जिसके पास 3 एकड़ ज़मीन है जिस पे वो खेती करती है। अब क्या हुआ, शी टुक अ लोन फ्रॉम द मनी लैंडर होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प टू रीपे द लोन। उसने मनी लैंडर से, अपने गांव में जो व्यापारी जो उनको मनी लैंड करते थे उनसे मनी ली और ये मानते हुए, ये होप करते हुए कि उसका जो हार्वेस्ट होगा वो अच्छा होगा और उसकी थ्रू उसकी हेल्प से वो अपने लोन को रीपे कर देगी। नाउ व्हाट हैपेंड, बट मिडवे द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट। लेकिन अब क्या हुआ, जब क्रॉपिंग का सीजन चल रहा था, जब उसने क्रॉप वहाँ पे सो किया था तो क्या हुआ, उसके मिडवे में ही उसमें पेस्ट लग गए एंड द क्रॉप फेल्स, और उसकी जो क्रॉप थी वो खराब हो गई। नाउ शी स्प्रेज हर क्रॉप्स विद वेरी एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स। अब उसने क्या किया, ऊपर से पेस्टिसाइड खरीदा, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। उस पेस्टिसाइड की वजह से शी इज अनेबल टू रीप, नॉट पेस्टिसाइड की वजह से, अब हुआ क्या कि शी इज अनेबल टू रीपे द लोन एंड द डेट। आई टोल्ड यू व्हाट इज डेट, डेट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। अब क्या हुआ, पेस्टिसाइड्स उसमें डालने की वजह से उसे, उसकी जो फसल थी वो बच तो गई पर उतनी नहीं बची कि वो अपने लोन को रीपे कर सके। उसके पास जो अब उसकी क्रॉप बची, जो उसको हार्वेस्ट हुआ है, वो सिर्फ इतना है कि वो अपना पेट भर सके। अब क्या हुआ, क्योंकि वो एक मनी लैंडर था, ठीक है, उसके गांव का इंसान था, तो क्या हुआ कि उसने नहीं बोला कि मुझे अभी वापस करो। तो क्या हुआ कि उसका वो जो डेट था वो अगले साल तक ऐसे ही पेंडिंग चलता रहा। अब पेंडिंग चलने का मतलब क्या है, पेंडिंग होने का मतलब है कि वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लग रहा है, जो चार्ज किया जा रहा है, वो कंटिन्यू हो रहा है। उसको लग रहा है कि उसकी हेल्प हो रही है बट वो उसकी हेल्प नहीं है। तो यानी कि एट द लास्ट क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर शी टेक्स अ फ्रेश लोन। अब कुछ ना कुछ तो करेगा ना, तो नेक्स्ट ईयर क्या किया उसने, मरता क्या ना करता, उसने एक और लोन ले लिया। भाई रीपे तो करना ही है लोन, पिछला भी रीपे करना है, अगर नहीं एक और लोन लिया तो हार्वेस्ट नहीं होगी, हार्वेस्ट नहीं होगी तो अब का छोड़ो, पिछला लोन जो चल रहा है वो भी वापस नहीं कर पाएंगे। तो उसने एक और लोन लिया, बट अर्निंग इज नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। इस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, मगर जो हार्वेस्ट था वो इतना अच्छा भी नहीं हुआ कि वो अपने पुराने लोन को रीपे कर सके। सो अल्टीमेटली शी कॉट इन डेट, वो डेट में फंस चुकी थी एंड शी हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड टू पे ऑफ द डेट। अपने डेट को पे ऑफ करने के लिए उसने अपने कुछ, वो जो 3 एकड़ के लैंड में से, उसमें से कुछ लैंड उसने बेच दिया, जिस वजह से क्या हुआ, उसका काफ़ी लॉस हो गया। इसीलिए बोला गया कि समटाइम्स क्रेडिट पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल एंड समटाइम्स इट बिकम्स इम्पॉसिबल। ओके, तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। मैं बता चुकी हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। अब इस टॉपिक में क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि जब हम लोग क्रेडिट लेते हैं
तो उसकी कुछ टर्म्स होती हैं, और वो टर्म्स क्या है? देखो, जब हम लोग लोन लेते हैं, क्या हम लोग बस ऐसे मुंह उठा कर जाएंगे कि हमें लोन चाहिए वो लोन दे देंगे? ऐसा नहीं होता। उसकी कुछ टर्म्स होती हैं, और वो टर्म्स क्या होती हैं? फर्स्ट इज इंटरेस्ट रेट, कि जब भी हम लोगों को क्रेडिट मिलता है वो कुछ इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। एंड व्हाट इज इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट इज स्पेसिफाइड व्हेन अ लैंडर प्रोवाइड लोन टू दी बोरोवर। जब भी कोई लैंडर बोरोवर को लोन देता है तो उसी टाइम पर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इतने रेट पे तुम मुझे ये वापस करोगे। सेकेंड थिंग, कोलेटरल। सॉरी, कोलेटरल क्या है? इट इज एन असेट ऑफ द बोरोवर विच इज गिवन टू द लैंडर एज अ सिक्योरिटी फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड। देखो, आपने सुना होगा वर्ड मॉर्टगेज। These both are the same things, collateral and mortgage. देखो, जब भी हम लोग लोन लेते हैं हम लोग कुछ सामान गिरवी रखते हैं, माँ के कड़े गिरवी रख देना, ये सब जो चलता है, ठीक है। तो यानी कि गिरवी में हम लोग क्या रखते हैं? अपने कोई हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर हमारी जो इनकम होती है उसको हम लोग लिख देते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो होते हैं, हमारे कुछ शेयर्स होते हैं जिसको हम एज ए कोलेटरल यूज़ कर लेते हैं। तो कोलेटरल होता क्या है? जब एक बोरोवर लैंडर को प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं कुछ टाइम के बाद, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने जो लोन मैं ले रहा हूँ उसे रीपे करूँगा, और उसके बदले में एज अ सिक्योरिटी ये जो मेरा सामान है, ये जो मेरा गुड्स है, ये अपने पास रख लो। तो यानी कि कोलेटरल इज अ सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी किसकी तरफ से होती है? बोरोवर की तरफ से होती है। कैसे सिक्योरिटी होती है? वो बोरोवर की एक असेट होती है कि अगर बाई चांस वो लोन रीपे नहीं कर पाया तो बोरोवर के पास राइट है कि वो जो कोलेटरल है उसकी ऑनरशिप किसके पास चली जाएगी? लैंडर के पास चली जाएगी। सो इट इज एन असेट ऑफ द बोरोवर विच इज गिवन टू द लैंडर। ये एक असेट है जो कि बोरोवर की होती है और वो लैंडर को दी जाती है एज अ सिक्योरिटी। कैसे दी जाती है? सिक्योरिटी के रूप में दी जाती है फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, एक कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए दी जाती है। तो अगर हम लोग आगे बात करें, व्हेन द बोरोवर फेल टू रीपे द लोन, जब बोरोवर लोन को रीपे करने में फेल हो जाता है लोन इन द स्पेसिफाइड पीरियड, तो उस टाइम पे लैंडर के पास राइट होता है टू सेल द असेट और कोलेटरल, कि वो उस असेट को या कोलेटरल को सेल ऑफ कर दें। एंड द लास्ट वन इज डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। जब भी हम लोग लोन लेते हैं, आपने देखा होगा जब बैंक में जाया जाता है लोन वगैरह लेने के लिए, तो क्या होता है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं एज अ प्रूफ, बोल सकते हैं हम लोग कि हाँ कि मैं लोन ले रहा हूँ। अगर सपोज करो आपने कोई कोलेटरल रख दिया, मान लो मैं कोई बिल्डिंग है उसके प्रॉपर्टी के पेजेस बैंक को दे दूँ कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरी है, बट अगर वो एक फ्रॉड हुआ तो उनके पास एज अ प्रूफ कि हाँ मैं यहाँ पर रहती हूँ, ये मेरा एक लोकल रेजिडेंस है, तो इन सब चीज़ों के प्रूफ वहाँ पे देने होते हैं। तो दैट इज आर डॉक्यूमेंटेशन विच इज रिक्वायर्ड टू टेक credit, okay, and which is called terms of credit. So documentation required is some required documents which are necessary for taking loans as proof or anything. यानी कि documents वो proof होता है जो हम लोग मतलब ऐसे proof as a proof यूज़ करते हैं या फिर किसी और चीज़ के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। तो all these three things are terms of credit, यानी कि जब हमें क्रेडिट लेना होगा तो ये टर्म्स होती हैं उसमें। Now move on to the formal sector. अब formal sector में क्या है? हमारे पास लोन के दो तरीके होते हैं, दो सेक्टर्स हैं, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में क्या आता है? बैंक या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेना हमारा फॉर्मल सेक्टर होता है। या फिर अब फर्स्ट चीज कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं कुछ। देखो कई सारी सोसाइटीज़ होती हैं जैसे कि फार्मर सोसाइटीज़, एग्रीकल्चर सोसाइटीज़, ये कुछ सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं जिसमें वो लोग अपनी तरफ से मनी रखते हैं अपनी और जब जिसको नीड होती है वो उस मनी को यूज़ कर लेते हैं। समटाइम्स ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं ये बैंक से भी लोन ले सकते हैं, वो बैंक से लोन रेज कर देते हैं ऑन द नेम ऑफ दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर, ठीक है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने फॉर्मल सेक्टर में क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और बैंक की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब कुछ आरबीआई सुपरवाइज करता है कि कौन सा बैंक कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी
किसे लोन दे रही है, कितने में लोन दे रही है, क्या कोलेट्रल है, क्या प्रूफ है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी चीज़ें आरबीआई उन पे नज़र रखी होती है। जैसे कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसमें हम लोगों का अकाउंट होता है, सेम चीज़ कमर्शियल जो बैंक्स होते हैं उनका अकाउंट आरबीआई में होता है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द इनफॉर्मल सेक्टर विच इज़, अगर हम अपने फ्रेंड से, अपने किसी मनी लैंडर से, किसी बिजनेसमैन से, अपने किसी सीनियर से, इन लोगों से अगर हम लोग लोन लेंगे तो क्या होगा, वो इनफॉर्मल सेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें सुपरवाइज करने के लिए कोई बॉडी नहीं होती है। सो लोन्स फ्रॉम मनी लैंडर्स, traders, employers, relatives and friends are included in the formal sector. Now there is no organization for supervising loan in the informal sector. कोई organization नहीं होती जो कि informal sectors की loan activities को supervise करे, इसलिए हमेशा prefer किया जाता है formal sectors की तरफ लोन लेने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि informal sectors को कोई supervise नहीं कर रहा है, तो वो जो चार्ज करते हैं रेट इंटरेस्ट का, वो बहुत अलग तरीके से करते हैं। जैसे समटाइम्स आपकी बुक में कुछ केस स्टडीज़ दी हुई है, एक पेज है उस पे सिर्फ कुछ पिक्चर्स बनाई हुई है। उसमें क्या है कि एक इंसान ने लोन लिया इनफॉर्मल से, अब उन्होंने क्या किया, 5% चार्ज किया, ज़्यादा नहीं था मगर वो पर मंथ था। इसका मतलब पर एनम उसे 60% लोन देना, अपना क्या देना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया। उसे तो बताया कि भाई 5% है, पर ये नहीं बताया कि पर मंथ है, तो पर एनम कितना बढ़ गया, 60%। जबकि फॉर्मल सेक्टर में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो दूसरे इंसान ने, आई थिंक अरुण नाम है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, उसने फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया एंड दैट वाज जस्ट ऑफ 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, एंड पर एनम था वो। तो इसीलिए कई बार बेवकूफ़ बना दिया जाता है इनफॉर्मल सेक्टर्स में जब हम लोग लोन लेते हैं। नाउ मूव ऑन टू दी ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें तो क्या हुआ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ द बैंक्स विच वॉज ओपन इन अ ग्रामीण एरिया। देखो क्या हुआ इसमें कि बांग्लादेश जो है, मतलब कि ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एक बैंक था जो कि is one of the biggest success stories in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rates। ये जो बैंक था ये बांग्लादेश की कई सारे एरियाज में इस बैंक को सेटअप किया गया और वहाँ पे जितने भी पुअर लोग थे उनकी क्रेडिट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनकी हेल्प की गई एट रीजनेबल रेट्स। नाउ इट इज स्टार्टेड इन 1970s एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट। ये 1970s में शुरू हुआ था एक स्मॉल प्रोजेक्ट की तरह, बट नाउ ग्रामीण बैंक हैज़ ओवर 6 million बोरोअर्स इन अबाउट 40,000 विलेजेस। 40,000 गाँव में से 6 मिलियन बोरोअर्स हैं जो बांग्लादेश से पैसे को बोरो करते हैं, स्प्रेड अक्रॉस दी बांग्लादेश, और ये जितनी भी इसकी ब्रांचेज वो पूरे बांग्लादेश में फैली हुई हैं। नाउ हु इज़ द फादर ऑफ द बैंक? मोहम्मद यूनुस। ये सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आपकी बुक में इतना सा टॉपिक है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि ये जो ये 1 मार्कर क्वेश्चंस में कई बार आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ द बैंक, हु इज़ द फादर ऑफ द ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश? मोहम्मद यूनुस। या फिर वो कौन सा बैंक है जिसके 40,000 गाँव में से लोग उससे पैसे बोरो करते हैं? ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। नाउ द लास्ट टॉपिक तो नहीं है, खैर ये सुन लो, पर इसके बाद बस एक टॉपिक हो रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, अपनी हेल्प कर रही थी सेम सेल्फ हेल्प ग्रुप से, लेकिन फिर भी ये दोनों डिफरेंट हैं। और डिफरेंट क्यों है? SHGs, बिकॉज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये है क्या। सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड टू कलेक्ट द सेविंग्स ऑफ द पुअर्स विच इज नोन एज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो पुअर होते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें अपने अपने पैसों को, जितनी भी उनकी सेविंग्स होती है वो अपने सेविंग्स को उसमें रखेंगे एक जगह पे, और अब जिसको भी ज़रूरत होगी वो सारी सेविंग्स उठा के अपनी हेल्प कर लेगा। और उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है वो काफ़ी लेस होता है, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका एम क्या होता है? इट्स एम इज टू लैंड लोन एट अ लेस रेट टू काउंटर मनी लैंडर्स। मनी लैंडर से पैसा ना ले लो
इसलिए हम लोगों ने यानी कि लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए ताकि वो अपनी मदद खुद कर सकें एट अ लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें ज़्यादातर मतलब जनरली 15 to 20 मेंबर्स ही होते हैं, नंबर याद रखना है 15 to 20 मेंबर्स। एंड सेविंग्स वरी फ्रॉम मेंबर टू मेंबर, जिस मेंबर को जितनी सेविंग्स रखनी है उतनी सेविंग्स रख सकता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द नंबर ऑफ मेंबर्स आर डिफरेंट। About which cooperative society we were talking, it was farmer societies, I think, farmer cooperative societies. There were 2300 members in total, but in self-help groups there are only just 15 to 20 members. तो यही इसमें डिफरेंस है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक से लोन अपने नाम पर एक्सटेंड यानी कि रेज नहीं कर सकते, मगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से अपना जो लोन है वो रेज कर सकती है, और आरबीआई हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को सुपरवाइज कर रहा होता है। ओके, अब भागकर फटाफट से नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे बोल सकते हैं हम लोग, आ जाते हैं। अरे यार उसकी स्लाइड ही नहीं आई थिंक इसमें मिल गई। विच इज फंक्शंस ऑफ आरबीआई। हमने पढ़ लिया आरबीआई क्या है। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है ये हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये किसके बिहाफ पे काम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। देखो, फर्स्ट इज इट इश्यूज द करेंसी। क्या करता है? करेंसी इशू करता है। इंडिया में जो भी पेपर नोट्स हैं, जो भी कॉइन्स है, वो सब कुछ कौन इशू कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। ये इसका फर्स्ट फंक्शन है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इट इज द सिंगल अथॉरिटी हु इज issuing the currency. Nobody else in this country is present who can raise or who can issue the currency. Okay, next one is monitor the work of bank. RBI क्या करते हैं? जितने भी बैंक्स हमारे पास हैं, बैंक्स मतलब कमर्शियल बैंक्स, उन सभी को मॉनिटर कर रहा होता है। मतलब कि कौन सा बैंक क्या एक्टिविटीज कर रहा है, वो कितना माइनर पोर्शन अपने पास रख रहा है, या फिर वो जो बैंक है वो किस रेट पे इंटरेस्ट दे रहा है, किन लोगों को इंटरेस्ट दे रहा है, किस कोलेटरल पे दे रहा है, क्या डॉक्यूमेंटेशन उनसे मांगी जा रही है। क्योंकि समटाइम्स पहले क्या होता था, बैंक लोन्स देते थे बट उन लोगों को जो रिच थे, क्योंकि वो उन्हें ज़्यादा किचकिच नहीं करनी पड़ती थी, उन्हें काफ़ी ईजी पड़ता था। तब आरबीआई को अथॉरिटी बनाया गया कि आप सभी कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज करोगे और ये चेक करना है कि वो अगर पुअर रूरल एरियाज में भी अगर कोई बैंक है तो ज़रूरी है कि वो वहाँ के पुअर लोगों को भी लोन एक्सटेंड कर सके या वो कर रहा हो। ओके, तो इट मॉनिटर द वर्क ऑफ द बैंक, इट प्रोवाइड डायरेक्शंस रिगार्डिंग टर्म्स एंड क्रेडिट। जो भी हमारी टर्म्स एंड क्रेडिट होती है, जो भी बैंक को कुछ करना होता है, वो सब कुछ कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? डायरेक्शंस आरबीआई बता रहा होता है। देखो, जब हमारी इकोनॉमी में कभी बूम आ जाता है, कभी तेजी कभी मंदी आ जाती है, तो उस टाइम पर क्या होता है? उस टाइम पर ये होता है कि देखो, सपोज करो अगर हमारी इकोनॉमी में लोगों के पास मनी सप्लाई, एक छोटा सा ना मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। देखो, अगर मनी सप्लाई लोगों के पास ज़्यादा है, यानी कि मार्केट में इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उनके पास पैसे ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे? डिमांड ज़्यादा करेंगे। अब क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, जहाँ एक माल को खरीदने वाले 2 लोग थे, अब वहाँ 5 आ गए हैं, तो मार्कर जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो बेच रहा है, वो क्या करेगा? मार्कर के प्राइसेस को इंक्रीज कर देगा। अब जब वो प्राइसेस को इंक्रीज कर देगा तो उसके बाद में क्या होगा? मार्केट में महंगाई आ जाएगी। अब महंगाई के चलते पता ही कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब क्या होगा? ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आरबीआई जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देती है, उनको डायरेक्शन बताती है कि तुम एक काम करो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ऑन डिपॉजिट्स, उसे इंक्रीज कर दो। मतलब उससे क्या होगा? देखो, 2 चीज़ें हैं। एक है कि इधर डिपॉजिटर्स है, इधर कौन है? कोई नहीं है। दोबारा देखो,
अगर लेट सपोज मैं बैंक हूँ और एक साइड इकोनॉमी है पूरी, यानी कि एक साइड है रेट ऑफ रेट, वो इंटरेस्ट का वो रेट जो डिपॉजिटर्स पे लगाया जा रहा है, इंटरेस्ट का वो रेट जो बोरोइंग्स पे लगाया जा रहा है। तो क्या होगा, अगर डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मनी को बैंक में सेव करना, मतलब कि डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे। जब हम अपनी मनी को डिपॉजिट करेंगे तो मनी जो यानी कि जो मनी की सप्लाई है मार्केट में वो कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारा पैसा बैंक के पास जा चुका है। अब बैंक क्या करेगा, क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी पैसा इतना ज़्यादा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स विल इंक्रीज, वो उन्हें बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, लोग और पैसा लेने की नहीं सोचेंगे और उस टाइम पर क्या हो जाएगा, हमारे जो पैसा है वो कम हो जाएगा एंड द सिचुएशन विल अगेन गोज राइट, वो वापस से ठीक हो जाएगी। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो आपको 11th क्लास में, अगर आप लोग कॉमर्स मतलब इकोनॉमिक्स अगर चूज़ करते हो, आपको ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ाई जाएंगी। इसका मतलब ये था बताने का कि ताकि आप ये समझ जाओ कि वो किस तरह से और कैसी डायरेक्शंस बैंक्स को दे रहा होता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसीज, गवर्नमेंट जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है उसके रिगार्डिंग फीडबैक आरबीआई दे रहा होता है कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, वो सारी चीज़ें। एंड द लास्ट वन इज which we all knows very well, it hold a part of cash reserve of the banks. मैंने बताया था बैंक्स कुछ पोर्शन अपने पास रखता है, कुछ पोर्शन बोरो कर दे, मतलब कि लैंड कर देता है। अब एक और भी चीज़ होती है, बैंक एक और पोर्शन करता है, उसके दो पार्ट करता है, एक पोर्शन जो वो अपने पास रखता है और एक वो पोर्शन जो वो आरबीआई के पास रख देता है। तो यानी कि आरबीआई क्या करता है, इट होल्ड अ पार्ट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द बैंक्स, जो कि बैंक्स एज अ रिजर्व उसके पास रख देते कि अगर बाई चांस कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम तेरी हेल्प ले लेंगे, तू हमें क्या करियो, हमें हमारे मनी को वापस कर देना। अब एक बार खत्म हो चुका है, एक बार देख लेते हैं ये क्या है हमारा, इट्स अ साइन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो शेर है और ये जो पीछे कोकोनट का ट्री है। ओके, सो योर होमवर्क इज, कर लेना, तुम्हें मज़ा आएगा। होमवर्क ये है कि जो टाइगर है और ये जो पीछे ट्री है ये हमें क्या शो करते हैं इसमें। ओके, नाउ आई वांट टू से वन मोर थिंग दैट इन दिस चैप्टर द क्वेश्चंस व्हिच विल कम इन आवर एग्जाम, व्हिच विल रेज इन आवर एग्जाम विल बी स्टेटमेंट बेस्ड। वो सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, लाइक चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट आर वेरी क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट्स होने चाहिए। और भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपके चैप्टर में अलग अलग पेजेस पे दी हुई है, मैंने आपको नोट्स में वो हाईलाइट करके दे दिया, आप उसमें से देख सकते हो, अच्छे से नोट कर सकते हो। तो ये क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, बाय गाइज।